गर्मी की छुट्टियां कैसे कैसे बिताई भाई? और नेहा, आपने कैसे छुट्टियां बिताई? मैडम, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ एसर वर्ल्ड गई थी। वहाँ हमने बहुत सारे झूले झूले, डायनासोर वाला झूला झूला और बहुत सारे कार्टून से मिले हम लोग। और आप कहाँ गई थी शर्मिला? मैडम, इस बार मैं अपने मम्मी पापा के साथ गर्मियों की छुट्टी में जयपुर घूमने गई थी। वहाँ मैंने हवा महल देखा, काफ़ी बगीचे देखे और वहाँ जयपुर के फेमस मार्केट में भी गई थी मैं। अभिनव, आपने? मैडम, मैं अपने पापा मम्मी के साथ बांधवगढ़ गया था। वहाँ मैंने बहुत से जानवर देखे, जैसे शेर, चीता, भालू, बाइसन। मध्य प्रदेश के सतना शहर से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यह करीब 448 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विंध्याचल में बसा यह प्रदेश करीब 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह कभी रीवा राज्य में शिकारगाह के रूप में विख्यात था। बांधवगढ़ पर्वतों, सुरम्य वादियों एवं हरे भरे सघन वनों से आच्छादित है। वन्य जीवों का अविस्मरणीय संसार सुरक्षित है। वन्य जीवों को देखने के लिए सुबह 5 बजे ही एक वाहन में सवार होकर हम लोग उद्यान के मुख्य द्वार की तरफ चल देते हैं। सुबह वन्य जीवों के दिखने की संभावना अत्यधिक होती है। जब भी उद्यान जाएं, अपना कैमरा, दूरबीन, पानी का थर्मस और खाने के लिए कुछ नाश्ता अवश्य ले जाएं। 23 मार्च 1968 को बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, चीतल, सांभर, नीलगाय, निकारा, पैंथर, हिरण, भालू आदि जानवर पाए जाते हैं। यह वन हरे भरे घने वृक्षों से आच्छादित है। यहाँ साल, बांस, आंवला, बहेड़ा आदि के वृक्ष बहुतायत में दिखाई देते हैं। तभी हम लोगों को घास के मैदान में एक चीतल हमारे स्वागत में खड़ा नजर आता है। तभी हमें रास्ता पार करता हुआ मोर दिखाई दिया। मोर अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी है, जो अपने विभिन्न रंगों के संयोजन से लोगों का अपनी ओर ध्यान खींचता है। सावन के आगमन में मोर नृत्य बड़ा ही लुभावना प्रतीत होता है। जंगल में मोर की आवाज बड़ी ही मधुर प्रतीत होती है। वाहन में सवार हम लोग जंगल के नज़ारे देख ही रहे थे कि सामने से आते हाथियों पर सवार विदेशी पर्यटक दिखाई दिए, जो अपने कैमरे से जंगल के नज़ारे कैद कर रहे थे। इस उद्यान में पर्यटकों को बाघ व जंगल दिखाने के लिए कई हाथी हैं। महावत हाथी में बैठकर पर्यटकों को जंगल में बाघ दिखाते हैं। ये हाथी संख्या में 7-8 हैं। भारत के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा यह उद्यान छोटा है, किंतु बाघ देखने के लिए यह स्थान काफी सुविधाजनक है। गाइड ने हमें बताया कि आज सुबह ही एक बाघ ने जंगली सुअर का शिकार किया है और वह पास ही एक गुफा में देखा गया है। अतः हम लोग परिवार के साथ एक हाथी में सवार होकर बाघ को देखने निकल पड़े। टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए हम लोग जा ही रहे थे, तभी महावत ने हमें इशारे से बताया कि वो देखिए, गुफा में एक बाघ बैठा हुआ है और उसके पास ही मरा हुआ सूअर पड़ा है। बाघ को जंगल का राजा कहा जाता है। बाघ को देखते समय हमेशा सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए। बांधवगढ़ सफेद बाघ का उद्गम स्थल रहा है। सर्वप्रथम रीवा महाराजा ने इसी जंगल से सन 1951 में सफेद बाघ को पकड़ा था।
बाघ को जंगल में देखना अविस्मरणीय क्षण होता है, पर जंगल जाएं और बाघ को न देख पाएं तो बड़ी कोफ्ती होती है। कुछ देर विश्राम करने के बाद दोबारा हम अपने सफर पर चल दिए। इस उद्यान में चीतलों की संख्या सबसे ज्यादा है। नर चीतलों के सींग होते हैं। इनके पूरे शरीर में बूंदीदार रचना होती है। ये बादामी तथा सफेद रंग के होते हैं। ये हमेशा झुंड में निवास करते हैं। ये जरा सी आहट पाते ही विपरीत दिशा में कुलांचे भरते हुए निकल जाते हैं। ये प्राणी सुंदर, शांत तथा सतर्क होते हैं। दूर रास्ते में हमें कुछ लंगूर बैठे दिखे। हमको आता देख वे पेड़ पर चढ़ने लगे। कुछ बंदर पेड़ों में आराम कर रहे थे। और कुछ बंदर अपने छोटे छोटे बच्चों को पेट से लिपटाए हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाते रोचक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। धूप ने पी थी। गाइड ने बताया कि समय हो रहा है, अतः उद्यान से बाहर चलने के लिए चालक को निर्देश देता है। जैसे जैसे धूप बढ़ने लगती है, जानवरों का दिखना कम हो जाता है, क्योंकि छायादार घने जंगलों में विश्राम करने लगते हैं। और हम लोग भी सपरिवार दोपहर का भोजन करने लगते हैं। गाइड ने अभिनव को बताया था कि दोपहर में हाथियों को नहलाने के लिए नदी में ले जाया जाता है। अतः वह नदी में हाथियों को देखने पहुंच जाता है और उनको देखने के लिए वो उनके काफी पास पहुंच जाता है। हाथी का बच्चा पास में ही टहल रहा था। ये हाथी उद्यान के पर्यटकों को बाग व जंगल दिखाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। अभिनव अपनी बहनों को भी हाथी के बारे में जानकारी देने लगता है। हाथी का बच्चा सुंदर शैतान था। इस उद्यान में चीतलों की संख्या अधिक है। ये रास्तों में कई बार दिखाई पड़ते हैं। एक पक्षी दूसरे पेड़ से आकर सामने वाले पेड़ पर बैठ गया। तभी पापा ने कैमरे से कुछ उसकी तस्वीरें भी खींच ली। इसका रंग धूसर और शरीर के कान बड़े होते हैं। सामने की बड़ी बड़ी मैदान रोमांचक दृश्यों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। बच्चे उत्साहित थे और अपनी मम्मी से तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे और मम्मी भी उनकी जिज्ञासा को शांत कर रही थी। साल वनों से आच्छादित यह उद्यान अपनी हरितमा लिए हुए है। हम घुमावदार रास्ते से गुजर रहे थे। बच्चों के प्रश्नों में वृक्ष, पशु पक्षियों के प्रति अटूट जिज्ञासा थी।
गर्मी के दिनों में ऊंची जगहों से उतरकर वन्य प्राणी जलाशयों के पास दिखाई पड़ते हैं। हम लोग बहुत देर तक जानवरों को देखने के लिए इंतजार करते रहे, पर हमें कोई भी जानवर पानी पीता हुआ दिखाई नहीं पड़ा और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। पहाड़ पर दिखाई दे रहा ये मंदिर रीवा राजघराने की निजी संपत्ति है। यहाँ जाने के लिए विशेष अनुमति की जरूरत पड़ती है। शेष शैया की तरफ जाते हुए रास्ते में हमें अति प्राचीन गुफाएं मिली, जो कि अपने अतीत की कहानी खुद ही कहती हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण, सीता सहित आए थे। नीचे एक गुफा बनी हुई है, अतः इस जगह को सीता मंडप कहकर पुकारा जाता है। यहाँ 12 माह जल रहने के कारण प्राणी प्रायः दिख जाते हैं। सामने ही बांधवगढ़ की पहाड़ी दिख रही थी। हम सर्पाकार रास्तों से गुजर रहे थे, जो कि पहाड़ों को काट कर बनाया गया था। यह रास्ता काफी खतरनाक है। यह दुर्गम पहाड़ी 811 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दुर्गम पहाड़ी जहां विष्णु जी की लेटी हुई मूर्ति है। सर्पाकार रास्ते से गुजरते हुए वाहन में सवार हम लोग आगे बढ़ रहे थे। यह बांधवगढ़ पहाड़ी पर स्थित भगवान विष्णु की लेटी हुई करीब 30 फीट लंबी प्रतिमा है, जो कि शेषनाग की शैया में लेटी है, अतः इसे शेष शैया भी कहते हैं। मूर्ति के पैर की तरफ लक्ष्मी जी की टूटी हुई मूर्ति है। पास ही एक शिलालेख खुदा हुआ है, जो कि प्रतिमा के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मूर्ति के पैर की तरफ पहाड़ से एक रिसता हुआ झरना है, जिसका जल मूर्ति के नीचे स्थित कुंड में एकत्रित होता है और इस कुंड का जल इस उद्यान के बीच में बहती नदी तक देखने को मिलता है। यह चरण गंगा के रूप में उद्यान के बीच में बहती हुई दिखाई देती है। यह स्थल पर्यटकों के मनोरंजन व पिकनिक मनाने के लिए बड़ा ही सुंदर स्थान है। यहीं बैठकर हमने नाश्ता भी किया। यह स्थल बड़ा ही रमणीय है। यहाँ किसी भी प्रकार के जानवरों का भय नहीं है। लौटते समय गाइड ने बताया कि यह स्थान रीवा राज्य की कचहरी थी तथा पास ही घोड़ों का अस्तबल था, जो कि पहाड़ों को काट कर बनाया गया था, जो कि अतीत की कहानी खुद ही कह रहे थे। और हम लोग अपने गंतव्य की ओर लौट रहे थे।
इस उद्यान में अधिकिया, शाल, सरई, हल्दू, हर, बहरा आदि के वृक्ष दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी कुल का भी यहाँ आवास है। हरियाल, ग्रे रंग के सफेद काले दिनेश, चंदना, दूधराज आदि विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के कलरव से यहाँ वनभूमि मुखर रहती है। बाघ को देखने की जिज्ञासा हमें मचान की ओर ले गई। पास के तालाब में बाघ दिखेगा, पर ये जिज्ञासा ही रह गई। जंगली सुअर, जिसको कि बराह भी बोलते हैं, दिखने में आम सुअर जैसा ही होता है। इसके सामने के दांत घुटने के बगल से निकले हुए होते हैं। ये काफी बलवान होता है। दूर वन प्रदेश में वृक्षों की ओर से सूर्यास्त होने लगा था एवं वन्य जीवों का अविस्मरणीय संसार सुरक्षित है। तो हमें छुट्टी बिताने जब भी समय मिले जंगल जरूर जाना चाहिए। वहाँ हमें विभिन्न तरीके के जानवर देखने को मिलते हैं, पशु पक्षियों के बारे में जानकारी मिलती है। उससे हमारा देश का पर्यावरण और साथ ही वातावरण भी स्वच्छ रहता है, शुद्ध रहता है। जंगल से हमें बहुत सारी रोज की उपयोगी वस्तुएं मिलती हैं, जैसे लकड़ी और शुद्ध वायु। वर्षा भी जंगल के कारण ही होती है। फर्नीचर, ये सभी चीज़ें हम रोज उपयोग करते हैं। ये सभी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? जंगल से। तो फल फूल, ये सभी चीज़ों के लिए हमें जानने के लिए, वन्य प्राणियों के बारे में जानने के लिए, लोग वो किस तरह से रहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमें जंगल अवश्य सैर के लिए जाना चाहिए।